सुप्रभात विद्यार्थी बंधु। आज हम देखेंगे आपकी कक्षा 8वीं की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 से तीसरा अध्याय। शीर्षक है बस की यात्रा। इसके रचनाकार है हरिशंकर परसाई जी। तो हम रचनाकार के बारे में थोड़ा जान लें। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी को मध्य प्रदेश में औरंगाबाद जिले के जमानी नामक स्थान पे हुआ। वे हिंदी में व्यंग्य के पहले रचनाकार माने जाते हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबारकर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ने का प्रयास किया। उनकी व्यंग्यात्मक रचनाएं मनोरंजन के साथ हमें उन सामाजिक वास्तविकताओं के सामने खड़ा करती है जो राजनीतिक व्यवस्था में पिसते मध्यवर्गीयों की सच्चाई है। समाज में फैले पाखंड और रूढ़िवादी को सहजतापूर्वक हम तक पहुंचाने का कार्य किया है। उनकी भाषा शैली इतनी हास्यप्रद है कि जिनके ऊपर कोई बात कही जाए, व्यंग कही जाए या कटाक्ष किया जाए, वह भी उस बात को थोड़ी देर के बाद समझता है और स्वयं को मनोरंजित करने लगता है। इसकी रचनाओं को पढ़ते या सुनते समय पाठक तथा श्रोता के मन में गुदगुदी उत्पन्न होती है और ऐसा प्रतीत होता है कि रचनाकार उनके समक्ष हैं। 18 वर्ष की आयु में इन्होंने नौकरी करना प्रारंभ किया और अधिकांश नौकरी इन्होंने शिक्षक के पद पर किया। कुछ समय के बाद फिर नौकरी छोड़ दिया और उन्होंने लेखन कार्य को अपनाया। लेखन कार्य में जुट गए। जबलपुर से एक साहित्यिक मासिक पत्रिका निकलती थी, वसुधा, जिसमें नई दुनिया, सुनो भाई साधु, पांचवा कॉलम और अंत में ये इत्यादि इनकी जो है कहानियां प्रकाशित हुई। ये कहानीकार, व्यंग्यकार, निबंधकार, साहित्यकार, उपन्यासकार होते हुए सबसे जो प्रख्यात हैं और सर्वाधिक जो प्रसिद्धि है उन्हें व्यंग्य लेखक के रूप में मिलती है। परसाई जी मुख्यतः व्यंग्य लेखक हैं, पर उनका उद्देश्य व्यंग्य के जरिए केवल पाठकों को हंसाना ही नहीं, बल्कि पाठकों का ध्यान समाज की उन कमजोरियों और विसंगतियों की ओर आकर्षित करना है जो हमारे जीवन को दुर्लभ और कठिन बना रही है। उन्होंने अपने साहित्य में व्यंग्य विधा के माध्यम से सामाजिक और राजनैतिक जीवन में व्याप्त जो फैले हुए जो भ्रष्टाचार हैं उसको एक अनोखे तरीके से हमारे सामने परोसने का काम किया है, दर्शाने का काम किया है। परसाई जी का ऐसा मानना है कि सामाजिक अनुभव के बिना सच्चा और जो मौलिक है अर्थात जो वास्तविक है वो साहित्य नहीं लिखा जा सकता। जब तक हम साहित्य को भोगेंगे नहीं, समाज को भोगेंगे नहीं, समाज में रहेंगे नहीं, समाज की प्रत्येक गतिविधियों को हम समझेंगे नहीं, सुख दुख में हम भागीदार नहीं होंगे, तब तक हम एक सच्चा साहित्य नहीं लिख सकते हैं, मौलिक साहित्य की रचना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कहा गया है कि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण होता है, आईना होता है। जो चीज आपको समाज में दिखता है वही चीज साहित्य में लिखा जाता है, वास्तविकता लिखी जाती है। उसमें किसी प्रकार का बनावट नहीं होता है, किसी प्रकार का एक आवरण नहीं चढ़ाया गया होता है। कोई व्यक्ति का आचरण अगर शुद्ध है तो उसके आचरण को हम साहित्य के जरिए, साहित्य के माध्यम से उसके आचरण को हम शुद्ध ही दर्शाएंगे। अगर वह किसी प्रकार से दूषित हो चुका है तो उसको हम दूषित ही दर्शाएंगे। तो जो घटनाएं घटती है समाज में, हूबहू वही बात हम समाज को
समाज की बात साहित्य के माध्यम से परोसते हैं, इसीलिए साहित्य को समाज का दर्पण माना गया है। परसाई जी का सामाजिक विसंगतियों से गहरा लगाव रहा है, जिस कारण उनका समूचा साहित्य समाज में फैले विसंगतियों, भेदभाव, दुर्व्यवहार से मुठभेड़ करता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि खुद उन्होंने सामाजिक जीवन को ऐसे जीवन को झेला, उस समाज में रहा। चूंकि समाज की बीती हुई घटनाएं या व्याप्त जो कुरीतियां हैं, गैर बराबरी है, उसको उन्होंने दर्शाने का प्रयास किया है। जो व्यक्ति समाज में किसी पीड़ा को भोगता है, वही उसकी सच्चाई को भी उकेरने का साहस रखता है और प्रयास करता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति कल्पना के माध्यम से किसी चीज को यथार्थ सिद्ध करने का प्रयास करता है, तो वह सफल नहीं हो पाता है। कहने का मतलब, अगर हमें दुख है, हमने उस पीड़ा को झेला है, तो हम अच्छे से उसके बारे में हम बता सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन हम किसी दूसरे जीव या दूसरे मनुष्य की पीड़ा से स्वयं हम पीड़ित हो रहे हैं, हम अनुभव मात्र करते हैं और तब हम साहित्य की रचना करते हैं, साहित्य का सृजन करते हैं, तो वह साहित्य मौलिक नहीं होता। परसाई जी ने हिंदी साहित्य को एक नई व्यंग विधा देकर अपना नाम हिंदी साहित्य में के उड़न साहित्यकारों में स्थापित किया है। जैसे ही नाम आता है व्यंग विधा का, तो हमारे जहन में, हमारे मस्तिष्क में यह स्वाभाविक स्वतः ये विचार उत्पन्न हो जाता है कि ये हरिशंकर परसाई की रचना होगी, या हरिशंकर परसाई की इतनी ख्याति है, वो इतने प्रख्यात हैं कि कभी भी अगर व्यंग वाली बात होती है साहित्य में, तो हमें सहसा हरिशंकर परसाई की याद आ जाती है। उनकी जो रचनाएं हैं, प्रेमचंद के फटे जूते, भूत के पांव पीछे, तुलसीदास चंदन घिसे, मध्यवर्गीय कुत्ता, पगडंडियों का जमाना और ठिठुरता हुआ गणतंत्र। विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी जगत में उन्होंने व्यंग विधा की अमिट निशानी हिंदी साहित्य को दिया, और इसी के साथ साथ ये निशानी छोड़ते हुए इस जगत से उन्होंने स्वयं अपनी निशानी 10 अगस्त 1995 को छोड़ दिया। अब देखेंगे हम उनकी रचना बस की यात्रा। मनुष्य जो है वो सभी जीवों में सर्वाधिक बुद्धिजीवी होता है और विकासशील भी होता है। अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए वह हमेशा यह प्रयास करता है कि, और प्रयत्नशील रहता है कि हमारा जो भविष्य है वो हमारे ही समाज में, मनुष्य जाति में ही, मनुष्य के वर्ग में ही किस प्रकार और अच्छा हो जाए, यह प्रयास करते रहता है। अब देखेंगे कि आदिकाल से ही जो आदि मानव है, उसने उस सुख सुविधा को पाने का प्रयास किया। जब वह लकड़ी के गट्ठर को लुढ़का कर लाते थे, तो वह उसने देखा कि ये जो गोलाकार है ये लुढ़कता है, तो इसके सहारे हम किसी चीज को शीघ्रता से और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो धीरे धीरे वहां से जो है तो चक्के का आविष्कार हुआ, और देखिए आज जो है उस चक्के के आविष्कार से, उस आदि मानव के छोटे से प्रयास से उन्होंने चक्के का आविष्कार किया, और उस चक्के से लकड़ी की जो गाड़ी है, बैलगाड़ी, उसका आविष्कार हुआ। धीरे धीरे मानव मस्तिष्क का विकास हुआ, मोटर का आविष्कार हुआ। मोटर की सहायता से
बसों का आविष्कार हुआ। बस की सहायता से जो है सो कम समय में अधिक दूरी बहुत ज़्यादा लोगों को लेकर तय किया जाने लगा। उससे ज़्यादा दूरी तय करने के लिए रेल का आविष्कार हुआ। उससे अधिक दूरी तय करने के लिए और कम समय में तय करने के लिए हवाई जहाज का आविष्कार हुआ। तो इस प्रकार मनुष्य जो है हमेशा प्रगतिशील रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी है, सभी प्राणियों में सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी। और इतना ही नहीं, बुद्धिजीवी के होने के साथ साथ यह सुविधा भोगी भी है, जो हमेशा अपनी सुख सुविधा के लिए एक नए नए प्रयोग करते रहता है। सभी जीवों में मनुष्य एकमात्र प्राणी है जो स्वार्थी है। सुविधा भोगी के तो है ही, लेकिन स्वार्थी है, जो केवल अपने हित की चिंता रहती है, केवल अपने हित के लिए वह कार्य करता है। भले ही उसके अपने हित के लिए समाज को कठिनाइयों का सामना करना पड़े या समाज को कुछ नुकसान हो, उसकी चिंता इसे नहीं होती है। वह केवल अपने फायदे की बात सोचता है और करता है। भारतवर्ष में लोकतांत्रिक सत्ता है, जिसमें सामंत वर्ग अपने पैसों के बल पर दलित पिछले वर्ग को उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है। अब देखेंगे, ये कहने मात्र के लिए एक लोकतांत्रिक सत्ता है। लोकतांत्रिक का मतलब कि व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी इच्छा को प्रकट करने के लिए। उसके अंदर का जो एक विश्वास है, उसका जो एक अधिकार है, उस अधिकार को पाने के लिए वो लड़ता है, या वो जो मौलिक होनी चाहिए, जो एक अधिकार होना चाहिए, वो अधिकार उसे जो मिलना चाहिए, उस अधिकार के लिए जो लड़ता है, वो होती है मौलिकता। उस लोकतांत्रिक सत्ता की शक्ति यही है। लेकिन वर्तमान युग में हम ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अगर आप अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं या आवाज उठाते हैं, तो आपको समाज से हाशिए पर रखा जाता है, आप पर अत्याचार किया जाता है, आपके अधिकार से आपको वंचित कर दिया जाता है। क्योंकि जो सामंती वर्ग है उनके पास पैसे हैं, और उस पैसे के बल पे जो सत्ता है, जो कानून है, जो नियम है, उसको वह खरीद लेता है। या यूं कहिए कि अभी नाम के लिए तो लोकतांत्रिक सत्ता है, लेकिन वास्तविकता यही है कि जिनके पास धन है, जिनके पास ताकत है, उन्हीं के हाथ में ये कायदे, कानून और नियम है। वो चाहे तो हमें हमारे अधिकार को दिला सकता है, और चाहे तो हमारे पास जो अपना अधिकार है, हमें जो सुख है, उसको वह छीन सकता है। इतना ही नहीं, इसमें जहां तक देखते हैं तो सरकार भी लिप्त है, किसी न किसी रूप में मिला हुआ है। भले ही वो प्रत्यक्ष रूप में ना आए, लेकिन किसी न किसी रूप में जो सामंती वर्ग है, इससे सरकार को फायदा होती है, और इस फायदा के कारण, इस लाभ के कारण वह एक दूसरे से मिले जुले होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, ताकि उसका सत्ता भी कायम रहे, और जो सामंती वर्ग है उनका यह अधिकार, जो दलित पिछड़ित वर्गों पर जो अधिकार है, वो भी कायम रहे। इसलिए एक दूसरे की वह दोनों मदद करते हैं। प्रस्तुत रचना जो बस की यात्रा, इसमें यही दर्शाया गया है कि किस प्रकार हमारे देश की जो व्यवस्था है वो चरमराई हुई है, किस प्रकार समाज में गैर बराबरी है, किस प्रकार हमारी जो राजनीतिक स्थिति है, लोकतांत्रिक जो सत्ता है, वो किस प्रकार खंडित हुई है। यातायात के साधनों में देखेंगे तो कभी मोटर गाड़ियां खराब हैं, तो कभी सड़कें टूटी फूटी हैं। तो
ये जो यात्रा है, बस की यात्रा, मूलतः इसमें यह दिखाया गया है कि बस की यात्रा से लेखक को यह पता चलता है कि यात्रा के दौरान उन्हें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा है या किस प्रकार की कठिनाइयां मनुष्य के जीवन में आती है। ये यात्रा मूलतः केवल बस की यात्रा नहीं है। ये जो यात्रा है, ये खास तौर पे मनुष्य के जीवन की यात्रा है। व्यक्ति जब विकास की ओर बढ़ता है, अपने मार्ग में जब आगे बढ़ता है, तो ठीक इसी प्रकार की बाधाएं उसके मार्ग में आती हैं और व्यक्ति उससे लड़ता है। हालांकि कठिनाइयों को देखकर वो थोड़ी देर के लिए घबरा जाता है, लेकिन आशा करता उसी कठिनाइयों में, उसी कठिनाई से उबरने की आशा करता है कि हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो उद्देश्य है, हमारी जो इच्छा, हम जिस चीज को पाना चाहते हैं, वो इसी कठिनाइयों से उबरकर इस कठिनाई की उस पार है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है ये जो विडंबनाएं हैं, ये जो रुकावट है, इसी में विश्वास करता है कि जब हम इसको झेल लेंगे तो झेलने के बाद स्वतः ही हमारा जो मार्ग है वो खुल जाएगा, हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और एक आस लगाए हुआ है व्यक्ति, यात्री, कि हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। तो सामंती वर्ग ये जो है हमारे देश की इसी अव्यवस्थित यातायात के साधन को दर्शाया है कि सामंती वर्ग जो पैसे वाले हैं, जो शोषक वर्ग हैं, पैसे होने के साथ साथ उसमें शोषक वाला गुण, जो किसी के अधिकार को छीन लेते हैं, उससे उसको वंचित कर देते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो सामंती वर्ग को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो गांव या समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं, हाशिए पर के जो लोग हैं, भले ही वो गरीब मजदूर अपने प्राणों से हाथ धो रहे हैं, लेकिन जो सामंती वर्ग हैं, जो शोषक वर्ग हैं, उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं है। तो इसी प्रकार की जो गैर बराबरी और जो अव्यवस्थित सरकार है, अव्यवस्थित जो हमारा ये लोकतांत्रिक सत्ता है, उसी के ऊपर व्यंग है ये। खास तौर पे बस की यात्रा, एक यात्रा के दौरान लेखक देखते हैं कि जब वह बस चलती है तो पहली बात तो बस की स्थिति बड़ी दयनीय होती है। बस चूँकि काफ़ी पुरानी हो चुकी होती है। तो ये बस जो पुरानी है, ये बस मूलतः बस नहीं है। बस जो हमारी सत्ता में जो सत्ताधारी हैं, ये उसके स्वरूप और उसके ढांचा के रूप को दर्शाया है बस के रूप में। किस प्रकार यह पुराने होकर भी, जर्जर स्थिति में होकर भी अपने ऊपर ये भार उठाए हुआ है कि हम इस राष्ट्र के कल्याण में सहभागी होंगे, और एक विश्वास दिलाते हैं सभी जनता को, पूरे नागरिक को, कि हम पे विश्वास रखें और हम ही इस लोकतांत्रिक सत्ता में जो गरीब मजदूर हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, जो उसका अधिकार है, हम उसे दिलाएंगे। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, और मनुष्य जो पिछड़े वर्ग के हैं उसमें उस आशा में ही रह जाते हैं, बार बार उसका चयन करते हैं। तो इस रचना में खास तौर पे यही है, वो एक ही बस होती है, बस के जरिए वो पहुंचना चाहते हैं, पता होते हुए भी कि बस खराब है, बावजूद इसके कोई सहारा नहीं होता है, इसीलिए वह अंतिम तक मन में यही ठान लेते हैं और विश्वास करते हैं कि इसी बस के जरिए हमें भले कैसे भी हो गंतव्य स्थान तक पहुंचना है। आज तक इतना ही। अगले बार में हम चर्चा करेंगे इससे आगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप जो लिखित रूप में हमने प्रस्तुत किया है, उसमें जो प्रश्न है, आप मूलतः प्रश्न को ही देखेंगे, आप पढ़ेंगे कोई बात नहीं है, हालांकि थोड़ी लंबी है, वो दिक्कत होगी, लेकिन जो प्रश्न है आप उस प्रश्न को ध्यान दें, और अगर उससे अगर आपके पुस्तक में जो प्रश्न है उसका उत्तर बनता है तो आप अपने शब्दों में। धन्यवाद।